हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग सिविक्स का क्लास 12 की पहली चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसमें हम आपको सारी एनसीईआरटी की एक एक पैराग्राफ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग पहला पैराग्राफ का पहला टॉपिक देखते हैं, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग का भारत 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था और उसके एक दिन पहले ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो 14 और 15 तारीख की रात को अगस्त में 1947 में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एड्रेस किया था स्पेशल स्पीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, मतलब भाग्य से भेंट। ठीक है, जिससे आप लोग फैमिलियर तो होंगे ही। ठीक है, ये याद रखिएगा, कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जैसा कि हम लोग को इंतज़ार था हमारे इंडिपेंडेंस का। ठीक है, और हम लोग को इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोल्स थे इसको स्थापित करना था। पहला कि हम लोग को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित करना था, और दूसरा कि जितनी भी डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं ना, उनको हम लोग को हर तरह की नेसेसिटीज़ चीज़ें पहुंचानी थी। ठीक है, तो अब हमारे जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे हमारे लीडर्स ने, अब उसको निभाने का बारी आ गया था। ये इंडिया के लिए बहुत ही ईजी काम नहीं था। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को लग रहा है ईजी होगा, लेकिन नहीं, बहुत ही मुश्किल काम था। इंडिया जो था अभी नया नया जन्मा हुआ एक देश था, जिसमें बहुत सी सारी परिस्थितियाँ थीं, बहुत गहरी परिस्थितियाँ थीं। और शायद जो है, जो पहले देश आज़ाद हुए थे वो इतनी बड़ी मुसीबत को झेलने वाले नहीं थे, क्योंकि हमारा आज़ादी के साथ साथ हमारा देश विभाजित भी हुआ था। जैसा कि हम लोग को पता है, जो कि बहुत ही धक्का देने वाली बात है कि हमारा आज़ादी के साथ साथ हमारा पार्टीशन भी हुआ था। जो 1947 था, वो उस समय हम लोग वहाँ के उस समय के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा वायलेंस, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा जो है झेला था। उस सिचुएशन में एक इंडिपेंडेंट इंडिया ने अपनी जितनी भी ऑब्जेक्टिव, जितनी भी हम लोग की गोल्स थी, उसको अचीव करने के लिए एक नई जर्नी शुरुआत की थी। इंडिया ने एक नई जर्नी का यात्रा करना शुरू किया था। अब तक जो है इंडिपेंडेंस में जो है इंडिपेंडेंस जो हम लोग को मिला था, हमारे लीडर्स का पूरा पूरा हम नज़र गड़ाए हुए बैठे थे कि हम लोग जो हैं न्यू नेशन बन तो रहा है, और हम लोग सारा जो है इतनी मुसीबतों के बाद हम लोग अपना अचीव जो है गोल करेंगे। ठीक है, इतनी मुश्किल परिस्थितियों के बाद भी हम लोग अपना अचीव गोल करेंगे, ये हमारे लीडर्स का वो था, प्रण था कि हम लोग ज़रूर ही अचीव करेंगे। जैसा कि हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, हम लोग को यहाँ दिख रहा है एक पेपर का एक आर्टिकल, जिसमें लिखा है एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जैसा कि हम लोग को पता है 200 साल ब्रिटिश सरकार की ख़त्म हो चुकी थी। ठीक, और सबसे यहाँ पे हम लोग के 3 चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंजेस था हमारा एक सेकुलर नेशन बनाना, फिर दूसरा चैलेंजेस था एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित करना, और तीसरा चैलेंजेस था एक डेवलपमेंट करना, हमारे देश को डेवलप के राह पे ले चलना। तो हम लोग इस चैप्टर में केवल एक चैलेंजेस की बात करेंगे। ठीक है, इन तीनों चैलेंजेस की यहाँ पे बात की गई है, लेकिन थोड़े थोड़े पैराग्राफ में, लेकिन हम लोग यहाँ पर डिटेल केवल एक सेकुलर नेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट इंडिया जो है कई प्रकार के चैलेंजेस झेल रहा था। जो फर्स्ट इमीडिएट चैलेंज आई थी वो नेशन को शेप करने की बात आई थी। हम लोग को जैसे पता है हमारी सोसाइटी में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ थी। इंडिया जो था उसमें, इंडिया के अंदर अभी भी बहुत डाइवर्सिटी है और तब भी बहुत डाइवर्सिटी थी। लोग अलग अलग प्रकार के लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग प्रकार के कल्चर, अलग प्रकार के रिलीजन फॉलो करते थे। उस समय जो था कंट्री जो थी उसमें इतनी बड़ी डाइवर्सिटी थी कि उसको एक साथ बांधे रखना बहुत मुश्किल था लंबे समय तक। ठीक है, जो पार्टीशन हुआ था कंट्री का, वो दिख रहा, हम लोग को ऐसा लगा था कि हम लोग का देश विभाजित होने के बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के साथ साथ हमारा देश विभाजित भी हुआ था। ठीक है, ये बहुत एक सीरियस क्वेश्चन शुरू होता है कि क्या इंडिया जो है सरवाइव कर पाएगा एज अ यूनिफाइड कंट्री। मतलब इतनी ढेर सारी डाइवर्सिटी के बाद भी इंडिया क्या सरवाइव कर पाएगा। और हम लोग को जैसा कि पता है 50 साल से ऊपर हो गए, 70 साल से ऊपर हो चुके हैं हमको इंडिपेंडेंस मिले हुए, और हम लोग इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, और हम लोग सर्वाइव करेंगे, और एकता भी हम लोग में है। would it do so by emphasizing national unity at the cost of every other। और हम लोग को हर कीमत पे
हम लोग को हर कीमत चुकानी थी और उसको चुकाते हुए हम लोग को सारे ऑब्जेक्टिव भी पाने थे। ये हमारे लीडर्स के गोल थे। ठीक है। अब जो सेकेंड चैलेंजेस था वो था डेमोक्रेसी स्थापित करना। हम लोग को पता ही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी पे आधारित हम लोग का गवर्नमेंट है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग का साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एक लोकतांत्रिक सरकार हम यहाँ पे इंडिया की है। हम लोग को पता है कि हम लोग को कई फंडामेंटल राइट्स हैं और हम लोग को हम लोग के डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया नहीं गया, बट यहाँ पे हम लोग को जैसा कि पता है हम लोग के पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है। तो ये जो है हमारी सेकेंड चैलेंजेस थी। अब थर्ड चैलेंजेस ये आती है कि हम लोग को डेवलपमेंट करना था। डेवलपमेंट तो करना था, लेकिन सबसे पहले हम लोग को जो अनएडवांटेज क्लास थी ना, उनको हम लोग को हर तरह की सुविधा प्रोवाइड करानी थी। और यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार याद दिला दें कि सबसे पहला जो है हम लोग का फंडामेंटल राइट, वो राइट टू इक्वलिटी ही है। इसका मतलब कि हम लोग को हर तरह के रिलीजियस, कल्चरल कम्युनिटीज़ और डिसएडवांटेजेस ग्रुप को भी हम लोग को हर तरह की इक्वलिटी, हर तरह की उन लोग को इक्वलिटी दिलानी थी। ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे हम लोग के लिए डिफरेंट जो अनएडवांटेज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए स्टेट पॉलिसी बनाई। ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ बनाई। ठीक है। अब रियल चैलेंज क्या था? अब ये पॉलिसीज़ तो बन गई थी, लेकिन अब जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए। और सबसे मेन दिक्कत जो है पोवर्टी। इंडिया को इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद पोवर्टी इतनी ज़्यादा थी कि पोवर्टी को हटाया कैसे जाए, ये हम लोग का सबसे बड़ा चैलेंजेस था। ठीक है। और इंडिया जो है इस सब चैलेंजेस से कैसे निपटेगा। ठीक है। इंडिया कितना सक्सेस होगा इस सब चैलेंजेस को प्राप्त करने में। ठीक है। इस इतने भी क्वेश्चंस अराइज हुए हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, हम लोग के ये जितने भी डाउट्स हैं मे बी क्लियर हो जाएंगे। इस जो हम लोग का पहले का 3 चैप्टर है ना, ये 3 चैलेंजेस पर ही बेस्ड है। ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग ने फोकस किया है नेशन को कैसे बिल्ड किया जाए इंडिपेंडेंस के बाद। हाँ, हम लोग जो है इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो, जैसा कि हम लोग को पता है, बहुत कुछ हम लोग झेले थे। ठीक है। और हम लोग के नेशनल यूनिटी और जो सिक्योरिटी के ऊपर ये बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया था कि क्या विभाजन के बाद इंडिया सरवाइव कर पाएगा, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस का यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा। ठीक है। और हम लोग को ये भी देखने को मिलेगा कि इंडिया ने अपने आप को एक नेशन में बहुत अच्छी तरह से तब्दील किया है। ठीक है। हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो पुरानी एंशियंट हिस्ट्री है, वो बहुत ही अच्छी रही है। बहुत ही हम लोग के राजा महाराजा बहुत ही अच्छे थे। लेकिन ब्रिटिश रूल ये बहुत ही, मतलब कि तब भी इंडिया की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो है इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग की स्थिति बहुत हद तक सुधरी है। बहुत हद तक क्या, मतलब सुधर गई है। ठीक है। अब जो है हम लोग धीरे धीरे इन चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 स्टेम्स दिए गए हैं हम लोग को। ठीक है। एक में हम लोग सब में शो कर रहा है, तो आप लोग को यहाँ पे कहा गया कि चूज़ करने के लिए, तो आप लोग जो चाहे वो चूज़ कर सकते हैं और उसमें बताइए कारण कि क्यों आप लोगों ने इसको चूज़ किया है। एंड मूव टू द नेक्स्ट पेज। हम लोग जो है इसका सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सेकेंड टॉपिक जो है वो यही है कि इस आने वाले नेक्स्ट 2 पेज में यही दिया है कि 2 बहुत बड़े कवि थे। ठीक है। एक का नाम फैज़ अहमद फैज़ था और एक कवित्री थी जिनका नाम अमृता प्रीतम था। इन्होंने दोनों लोग जो थे, एक पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद रह रहे थे और एक इंडिया की थी, पंजाबी पोइट थी। ठीक है। इन्होंने पोएम्स लिखे हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस के ऊपर, और ये पोएम्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और इसमें साथ साथ ही इसमें जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्नाह ने लेटर्स भेजे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेटर्स भेजे हैं मोहम्मद अली जिन्नाह ने और चीफ मिनिस्टर्स को, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस लेटर में क्या लिखा है आप लोग एक बार ज़रूर जाइएगा, प्लीज़ गो थ्रू दी लेटर्स। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है कि पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है। पार्टीशन तो हुआ, साथ साथ में वहाँ पे जो लोग बॉर्डर पे रहते थे, ठीक है, उन्होंने रिहेबिलेट भी किया, मतलब कि डिस्प्लेस भी किया। मतलब जी, जो पाकिस्तान में लोग हिंदू रहते थे वो इंडिया आए और इंडिया के मुस्लिम पाकिस्तान गए। अब इन सब चक्करों में जो वायलेंस हुआ था, जो ट्रॉमा हुआ था ना, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ये मतलब कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो इस चैप्टर को, तो आप
आपके आँख में आँसू आ जाएंगे, क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा लोगों ने झेला था। मतलब कि रिलीजन किनारे रखिए, कल्चर किनारे रखिए, देश किनारे रखिए, एक ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ होती है, लेकिन उस समय वो भी नहीं थी। इसको बियॉन्ड द ह्यूमैनिटी लोगों के साथ इतना ज़्यादा एब्रप्शन हुआ था, इतना ज़्यादा डिसरप्शन किया गया था, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करते हैं 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को इंडिया जो है एग्जिस्ट किया, मतलब कि उन लोगों को इंडिपेंडेंस मिला। इंडिया तो एग्जिस्ट कर रहा था बहुत दिनों से, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में न्यू फॉर्म कंट्री था। ठीक है, पार्टीशन हुआ कैसे? ठीक है, पार्टीशन इससे ऐसे हुआ कि मुस्लिम लीग, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, उन्होंने 2 नेशन थ्योरी जो है वो सामने रखा ब्रिटिश गवर्नमेंट के। 2 नेशन थ्योरी में ये था कि इंडिया जो है 2 लोगों की, 2 कम्युनिटीज़ की देश है, हिंदू और मुस्लिम। और वो चाहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि वो पाकिस्तान बनाए जो कि एक सेपरेट कंट्री हो मुस्लिम की। मतलब कि इंडिया जो है 2 कम्युनिटीज़ की कंट्री थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे जैसे कि इंडिया हिंदूज़ की है तो पाकिस्तान के लिए मुस्लिम बनाया जाए, लेकिन ऐसा गलत था, हिंदूज़ के लिए नहीं थी। इंडिया इज़ अ सेकुलर नेशन एज वी नो। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान को एक मुस्लिम कंट्री बनाने की उन्होंने डिमांड की। ठीक है, कांग्रेस ने, जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वो 1885 में फॉर्म्ड हुआ था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है, आप लोग नोट कर सकते हैं, 1885 में। ठीक है, जो कांग्रेस था इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा अपोज किया। उन्होंने कहा कि डिमांड नहीं चलेगी पाकिस्तान की। लेकिन कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है अर्ली 90s में हुए थे, 1940s में। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कंपटीशन था वो बढ़ गया था, और इसमें जो है अब इन दोनों, उन्हें तो प्रस्तावित कर दिया अपना डिमांड मुस्लिम लीग ने, और कांग्रेस ने उसका अपोजिशन कर दिया। लेकिन अब ये सब टिका हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कि वो डिसीजन क्या लेती है। अगर वो हित में लेती हम लोग के, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हित में लेती, तो शायद वो आज देश बढ़ता नहीं। लेकिन उन्होंने लिया मुस्लिम लीग के हित में, क्योंकि हम लोग को पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट गई तो गई, लेकिन हम लोग के देश को विभाजित करके गई, बिकॉज उन लोग का फंडा यही था, डिवाइड एंड रूल का। ठीक है, तो उन्होंने पाकिस्तान बनाने की परमिशन दे दी। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि प्रोसेस क्या था पार्टीशन का। बहुत क्रूशियल मूवमेंट था इस समय कि प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, डिसाइड किया गया कि जो नेशन है इंडिया, वो इंडिया ही कहलाएगा, लेकिन जो डिवाइड हुआ कंट्री है ना, वो पाकिस्तान कहलाएगा। इस तरह का डिवीज़न जो है बहुत ही पेनफुल, दर्दनाक तो था ही, उसके साथ बहुत ही मुश्किल था। और कैसे बटेगा देश, ये भी जानना बहुत ये भी हम लोग जानने के लिए उत्सुक तो होंगे ही। लेकिन इसके साथ साथ ये जो उस समय पॉलिसीज़ बनाई गई थी वो इम्प्लीमेंट भी करना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, फिर डिसाइड किया गया कि हम लोग रिलीजियस मेजॉरिटी के आधार पर हम लोग देश को बांटेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी जहाँ है वहाँ पे पाकिस्तान बना दी जाए, और बाकी जो हिंदू मेजॉरिटी, सिख मेजॉरिटी, या इस कोई भी धर्म ले लीजिए, उन लोग की मेजॉरिटी की कंट्री हिंदुस्तान यानी इंडिया बनेगी। द आइडिया माइट अपीयर सिंपल, हम लोग को लगता है कि ये आइडिया बहुत अच्छा होगा, सिंपल होगा। क्या करना है, जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स की हटा दो और फिर हिंदू की हटा दो, इंडिया और पाकिस्तान बट गया। लेकिन ये इजी नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सी सारी प्रॉब्लम्स थी। अब हम लोग इस प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट कि क्या प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है, पहली प्रॉब्लम ये थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी की कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी। जैसा कि हम लोग को पता होना चाहिए कि इंडिया तो 2 कम्युनिटीज़ की लोग थी, तो जाहिर सी बात है अब मुस्लिम तो एक जगह रहेंगे नहीं, ना तो हिंदू और सिख एक जगह रहेंगे, या कोई भी धर्म। ठीक है, तो वो लोग मिक्स करके रहते थे, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम, कहीं कोई कहीं सिख, ऐसे लोग रहते थे। अब जो है एक सिंगल ऐसा बेल्ट नहीं मिला, ऐसा कोई प्रोविंस नहीं मिला, स्टेट नहीं मिला जहाँ पे एक सिंगल मेजॉरिटी मुस्लिम की मिले। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम फंस गया। और हम लोग को जो था, देखा गया तो हम लोग को ईस्ट एरिया और वेस्ट एरिया में थोड़ी थोड़ी मेजॉरिटी हम लोग को मुस्लिम की दिख रही थी। ठीक है, लेकिन ये भी एक दिक्कत खड़ा हो गया था कि ईस्ट एरिया एक कॉर्नर पे, मतलब एक छोर पे, और वेस्ट एक छोर पर है, तो इन दोनों को ज्वाइन करना भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो उसको फिर कहा गया ठीक है ज्वाइन नहीं होगा, लेकिन उसको हम लोग
ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जानेंगे। और ये पाकिस्तान का इतना ही इसको सरजमी मिलेगी इंडिया से, मतलब कि इतना ही इसको देश का बंटवारा होगा पाकिस्तान का। ये पहला प्रॉब्लम था, तो आप लोग पहला प्रॉब्लम लिख सकते हैं कि वहाँ पे कोई बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजॉरिटी की, ठीक है। देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन दी ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। उस समय याद रखिएगा, इंडिया को बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। आप लोग ब्रिटिश इंडिया ही मेंशन करिएगा एग्जाम में, कहीं पे भी आप लिखिएगा, इंडिया नहीं लिख सकते, बिकॉज इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया इंडिया था, इसके पहले वो ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है। तो फिर डिसाइड किया गया कि नया कंट्री पाकिस्तान होगा और बाकी सारे इंडियन टेरिटरी में आएंगे। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम सुनिए क्या था। दूसरी प्रॉब्लम था कि सारी मुस्लिम मेजॉरिटी जो थी वो पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहती थी, ठीक है। मतलब कि जितने सारे मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में सारे नहीं जाना चाहते थे। अब सब लोग मोहम्मद अली जिन्ना तो हो नहीं जाएंगे, तो सब मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे, उनके फॉलोअर्स चाहते थे, मुस्लिम लीग चाहती थी। लेकिन कुछ ऐसे भी मुस्लिम थे जो नहीं चाहते थे। इसमें सबसे अच्छा नाम खान अब्दुल गफ़र खान का आता है, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो है गांधी जी के रूल पे, मतलब कि गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे चलने वाले व्यक्ति थे। और उनको लीडर भी कहा जाता है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का, और फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने टू नेशन थ्योरी को बहुत ही बढ़ चढ़ कर अपोज किया था, ठीक है। लेकिन उनकी वॉइस को दबा दिया गया, उनकी वॉइस को दबा दिया गया, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि सब लोग नहीं चाहते थे मिलना पाकिस्तान में। तीसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये था कि इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में कोई मुस्लिम मेजॉरिटी की एक सिंगल कोई प्रोविंस ही नहीं थी, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे मेजॉरिटी भी मिली हिंदू मुस्लिमों की, वहाँ पे भी केवल मुस्लिम ही नहीं रहते थे, हिंदू भी रहते थे, ठीक है। बहुत लार्ज एरिया में नॉन मुस्लिम्स भी रहते थे। अभी हम लोग उन लोग सोचे हो जो लीडर्स बांटते थे, या हम लोग इस समय सोच रहे हो कि चलो मुस्लिम था बट गया होगा। लेकिन तीसरी प्रॉब्लम तो ये है कि मुस्लिम तो था, बट मुस्लिम के साथ साथ नॉन मुस्लिम्स भी वहाँ पर रहते थे, अधिक ही मात्रा में रहते थे, ठीक है। तो तीसरा प्रॉब्लम ये भी खड़ा हो गया, ठीक है। और जो वेस्ट वाला था वो पंजाब का एरिया था, ईस्ट वाला बंगाल का एरिया था, ठीक है। जहाँ पे दोनों जगह पे नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में रहते थे, साथ साथ मुस्लिम्स भी थे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद डिसाइड किया गया कि इन्हीं दोनों प्रोविंस को बांटा जाएगा, बांटा जाएगा एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। आप लोग सोच सकते हैं कितना ही मतलब कि पेनफुल है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देश का बंटवारा हो रहा है, कि डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम रहते हैं, कौन से हिंदू रहते हैं, ठीक है। ये डिसीजन जो है वो लिया गया 14-15 की अगस्त को, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल में उन लोगों को पता ही नहीं था कि वो इंडिपेंडेंस डे मनाए कहाँ, मतलब कि वो किस देश से बिलोंग करते हैं, वो इंडिया से हैं कि पाकिस्तान से। जाहिर सी बात है, अचानक ही सब कुछ हुआ था। ये जो पार्टीशन हुआ ना, इससे लोग इतने ज़्यादा चिंतित हो गए थे, ट्रॉमा में आ गए थे। अब इसके बाद जो है चौथा कारण भी सुनिए क्या था। चौथा कारण ये था कि दोनों बॉर्डर पे, मतलब इंडिया के बॉर्डर या कह सकते हो पंजाब के बॉर्डर और बंगाल के बॉर्डर, दोनों ही बॉर्डर पे माइनॉरिटीज़ में दोनों लाख्स ऑफ हिंदूज और सिख जो थे रहते थे, ठीक है। अब जो है वो जो बंगाल और पंजाब के साइड रहते होंगे वो तो पाकिस्तान में मिल गए होंगे। और लेकिन ऐसी बात नहीं थी केवल हिंदूज और सिख रहते थे, इंडिया में भी बहुत ढेर सारे मुस्लिम्स भी रहते थे। कुछ बंगाल को कवर किए हुए, कुछ पंजाब को कवर किए हुए, तो कुछ दिल्ली के कुछ हिस्से को भी कवर किए हुए। वो अपने आप को ट्रैप्ड पाए जा रहे थे, क्योंकि उस समय इस तरह की स्थिति थी कि उन लोगों को ट्रैप्ड रहना ही बेटर था, ठीक है ना। तो उन लोग को जो है, उन लोग को अपने घर में एलियंस के जैसे फील हो रहा था, क्योंकि जहाँ पे उनके एंसेस्टर्स जो थे सेंचुरी से रहते हुए आ रहे थे, अचानक उनसे कहा जाए कि भाई आप लोग का ये घर ही नहीं है। तो अगर हम लोग को आगे कहा है कोई कि आप लोग का घर नहीं, जल्दी खाली करिए, तो हम लोग को दुख होगा ही, हम लोग अपने आप को ही एलियन फील करेंगे, क्योंकि इतने पुराने हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे बसाया हुआ घर हम लोग को खाली करना पड़े, तो दुख होगा ही दुख होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि कंट्री तो बट गई है, ठीक है। अब माइनॉरिटीज़ जो थे बोथ साइड्स पे, अब वो अटैक मतलब टारगेट बन चुके थे, ठीक है।
टारगेट बन चुके थे, लेकिन किसी को ये लगा नहीं था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। कोई भी जो देश था, दोनों देश जो है, कोई चिंता भी नहीं था किसी को। उन सबको लगा था कि यार इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, हैंडल हो जाएगा। लेकिन जो है, जब ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, ये वायलेंस शुरू हुआ, ये ट्रॉमा शुरू हुआ ना, तो फिर ये रुकने का नाम ही नहीं लिया। ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल, वेंट आउट ऑफ कंट्रोल चला गया ये। जो माइनॉरिटीज़ थी ना बोथ साइड्स में, उनको अपना घर छोड़ने के अलावा, कुछ ही घंटों में अपने घर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। क्योंकि उनको कह दिया गया था कि भाई आप लोग जल्दी से जल्दी अपना घर खाली करिए, नहीं तो फिर आप लोग तो जा नहीं पाएंगे, यहीं फंसे रह जाएंगे। तो लॉट ऑफ रिफ्यूजीज जो थे वो अपना माइग्रेट कर रहे थे। अब जो हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उसका परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला ना कि जो 1947 उस समय, उस शताब्दी का सबसे भयानक, ठीक है, सबसे घटने वाला, सबसे बड़ा, ठीक है, उस समय घटना हुआ था। वो साल जो है ना, सबसे अत्याचारी साल माना जाता है 1947, क्योंकि उसी साल में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी। अ लॉट ऑफ किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। इतनी ढेर सारी किलिंग्स, मर्डर हो रही थी, ढेर सारे अत्याचार हो रहे थे दोनों साइड्स ऑफ बॉर्डर में, रिलीजन के नाम पे, ठीक है, कम्युनिटी के नाम पे। अल्लाह ऑफ पीपल आर वॉज डाइड, वो मारे गए थे। सिटीज़ जो हैं, जैसे शहर जैसे लाहौर, अमृतसर और कोलकाता, उनको कम्युनल जोन के आधार पर बांट दिया गया था। उनको जो है कम्युनल जोन के आधार पर बांट दिया गया था। मुस्लिम जो थे वो इस हिंदू और सिख के एरिया में नहीं जाते थे, और सिख जो है और हिंदूज जो है वो मुस्लिम के एरियाज़ में नहीं जाते थे। वो दोनों लोग एक दूसरे से दूर रहते थे, ठीक है। और जो माइनॉरिटीज़ में लोग जो बॉर्डर पे फंसे हुए थे, उनको फोर्स किया जाता कि तुम अपना घर छोड़ो, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। अब जो माइनॉरिटीज़ थे वो साइड में, उनको अपना घर जो है तत्काल छोड़ना पड़ा, और उनको जो है कई सालों, कई महीनों तक रिफ्यूजी कैंप में भी रहना पड़ा था। सोच सकते कई सालों तक, मतलब कि साल तक भी वो लोग रहे होंगे। उस समय जो थी लोकल, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस भी बेसहाय थी, मजबूर थी, हेल्पलेस थी। वो लोग भी, लोग जो हैं एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर ट्रैवल कर रहे थे, वो लोग पैदल जा रहे थे, वो लोग जो मिल रहा था उससे जा रहे थे। उनको रास्ते में लूटा जा रहा था, उनके साथ उनके ऊपर अटैक किया जाता, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता था, किडनैपिंग होती थी उन लोग की, ठीक है। थाउजेंड ऑफ वुमेन को अबडक्ट किया जाता था, किडनैप किया जाता था वुमेन्स को, बॉर्डर के दोनों साइड्स पे, ठीक है। और वुमेन्स का ज़बरदस्ती रिलीजन जो है चेंज करवाया जाता था, और उनको शादी करवाया जाता था। क्योंकि उस समय ये भी वो था कि जैसे कि उस समय लोग जो थे अपने ही घर की औरतों को मार दिया करते थे, क्योंकि जैसा कि हम बताएं कि उस समय औरतों का रिलीजन चेंज करवा के उनकी शादी करवा दी जाती थी। इसीलिए जो है लोग अपने इज्जत बचाने के चक्कर में, फैमिली ऑनर बचाने के चक्कर में, वो लोग औरतों को मार दिया करते थे। कई बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए, कई माँ बाप अपने बच्चे से बिछड़ गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, ठीक है। रिफ्यूजीज़ को रिफ्यूजीज़ कैंप में रहना पड़ा, ठीक है। ये जो राइटर्स, पोइट्स और फिल्म मेकर्स जो थे इंडिया में और पाकिस्तान में, उन्होंने इस सब का वर्णन जो है मूवीज़, राइट्स और स्टोरीज़, पोएम्स के द्वारा अपना दुख जो है उन लोग के प्रति संवेदनाएं बयां की हैं, ठीक है। और उन्होंने उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया है जो कि लोगों के द्वारा वास्तव में किया गया था। इसका मतलब डिवीज़न ऑफ हार्ट, मतलब कि पार्टीशन मीन्स डिवीज़न ऑफ हार्ट। तो कितनी बड़ी बात है, मतलब कि पार्टीशन हुआ, वो एक देश का नहीं था, वो एक डिवीज़न ऑफ हार्ट हुआ, ठीक है। जो पार्टीशन हुआ था उसमें नॉट मैरिड डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टीज़, उसमें केवल प्रॉपर्टीज़, संपत्ति नहीं बटी थी, जिम्मेदारियां नहीं बटी थी, सामान नहीं बटे थे, बल्कि पॉलिटिकल, मतलब कि राजनीतिक जिम्मेदारियां भी बट गई थी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न भी हुआ था, ठीक है। लेकिन इन सब से हटकर, आपको सुनने में तो ताज्जुब होगा, इन सब से हटकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का विभाजन हुआ, यहाँ तक कि फाइनेंशियल एसेट, टेबल, चेयर, टाइपराइटर, पेपर क्लिप, बुक,
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनफैक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, रेलवे के एम्प्लॉयज़ को भी बांटा गया था, पुलिस को बांटा गया था, पुलिस के बैंड को बांटा गया था। मतलब सुनने में कितना दुख हो रहा है, इतने कुछ तक जो देश कभी एक एक हुआ करती थी वो बांटने के बाद इतनी बुरी तरह बटी कि छोटी छोटी पेंसिल पेपर तक बटी। इन सब से हटकर अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है, तो जो वो हुआ था, विभाजन हुआ था कम्युनिटीज़ का, ठीक है, वो कम्युनिटीज़ कभी हिंदू और मुस्लिम कभी अगल बगल रहा करते थे एज अ नेवर। जैसे आज हाँ किसी के पड़ोसी हैं हम, कोई हमारा पड़ोसी है, तो वैसे ही उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिल बांट कर रहा करते थे, एक दूसरे के अगल बगल रहा करते थे, नेवर की तरह रहा करते थे, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट याद करिए, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था, इतना कुछ कॉन्सिक्वेंस, इतने लोग के मरने कटने के बाद, इतनी कुछ होने के बाद 80 लाख लोग माइग्रेट हुए थे और 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है ना। कितनी बुरी बात है, इतने लोग मारे गए थे। और एंड इस सब के अलावा जो फाइनेंशियल स्ट्रेन था वो भी बहुत ज़्यादा था। इशू ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न, ठीक है, उनसे हट कर जाए, और जो फाइनेंशियल, जो हम लोग उस समय इकोनॉमी से भी बहुत ज़्यादा झेल रहे थे, इन सब से हटकर एक हम लोग का एक और दिक्कत खड़ी हो गई थी। वो क्या थी, जो लीडर थे ना, जो नेशनल स्ट्रगल के लीडर्स थे, वो जो थे टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते थे। लेकिन पार्टीशन होने के बाद उन्होंने क्या कहा कि क्या पाकिस्तान जैसे एक मुस्लिम की कंट्री बन गई है, क्या इंडिया ऑटोमेटिकली एक हिंदू वाली कंट्री बन जाएगी, ठीक है, क्या इंडिया एक हिंदुस्तान जो है हिंदुओं की कंट्री बन जाएगी। लेकिन हम लोग ने जनगणना करवाई 1951 में, तो उसमें हम लोग को पता क्या चला कि अभी भी 12% ऑफ मुस्लिम्स जो थे वो इंडिया में रहते थे, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी कंट्री, चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो मेजॉरिटी हो, हम लोग हर एक रिलीजन को एक इक्वलिटी ही प्रोवाइड करेंगे, हम लोग कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। भले ही पार्टीशन ने दो कम्युनिटीज़ में देश को बांटा हो, लेकिन हम लोग कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। और हम लोग जो है कोई भी इंटरेस्ट, मतलब कि कोई माइनॉरिटीज़ को कोई साथ भेदभाव नहीं करेंगे और अपने इंटरेस्ट के लिए कोई काम नहीं करेंगे, हम देश हित के लिए काम करेंगे। जो मुस्लिम लीग था वो मुस्लिम के जो इंटरेस्ट था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में बनाया गया था, ठीक है। लेकिन उसका सबसे बड़ा डिमांड क्या हुआ, वो मुस्लिम नेशन बनाया जाए। वैसे कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने पूरी कोशिश की कि जैसे मुस्लिम लीग ने डिमांड रखी वैसे मैं भी डिमांड रखेंगे, वो लोग भी, इसी इंडिया भी एक हिंदू नेशन बन जाए, ठीक है। लेकिन जो लीडर्स थे इस तरह के नेशनल मूवमेंट के, वो बिलीव किए कि इंडिया जो है वो एक हिंदू कंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि इंडिया जो है पक्षपाती वाला काम नहीं करेगी, वो किसी एक माइनॉरिटी को एक उसके साथ भेदभाव नहीं करेगी, वो सारे जाति सारे धर्म को एक समान एक आंख से ही देखेगी, ठीक है। उस सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करवाएगी, चाहे वो कोई भी धर्म हो। और इसीलिए मतलब कि कोई भी रिलीजन हो, हर रिलीजन के लोगों को सिटीजनशिप इंडिया का मिलेगा, इसमें ये भी मेंशन था, ठीक है। तो तब से जब लीडर्स ने प्रेशर डाला कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट बनेगा, तब से इंडिया एक सेकुलर नेशन के मार्ग पे चल पड़ा। एक इंडिया अब भी एक सेकुलर नेशन है, और तब से ही इंडिया एक सेकुलर नेशन के मार्ग पे चल पड़ा। और उसके बाद जब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ 1950 में, उसके बाद जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े बड़े शब्दों में छाप दिया गया कि इंडिया एक सेकुलर नेशन है। और तब से लेकर आज तक हम लोग एक सेकुलर नेशन ही हैं, और हम लोग एक यूनिटी के साथ रहते भी हैं। आज के लिए हमारा यहीं पे पार्ट फर्स्ट ख़त्म होता है। होप आप लोग को अच्छा लगा हो, और हमारा नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।